सुशील कुमार को तो आप सब जानते ही होंगे। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाला ये पहला बंदा था, लेकिन इसके अकाउंट में पूरे 5 करोड़ आए नहीं। इसके अकाउंट में सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए है और ये इकलौता बंदा नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। आपको पता हो तो पूरे महीने काम करने के बाद सैलरी के नाम पे जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं वो जो प्रॉमिस किए थे ना उससे कुछ कम आते हैं। इसके अलावा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर कुछ काम करता है तो जो पैसे उसे प्रॉमिस किए थे उसमें से कुछ कटकर उसे मिलता है। और जब सवाल पूछा जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, वी हैव डिडक्टेड दिस इन द होली नेम ऑफ टीडीएस। माय नेम इज अनुज प्रधान और जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता हूं एंड टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन इज टीडीएस। मैं टीडीएस की लिटरल डेफिनेशन से आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन इसे इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी आप इनकम अर्न करते हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है इन द नेम ऑफ टैक्स। ये आप साल खत्म होने के बाद जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब पे करते हो। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए जो आपको साल खत्म होने के बाद टैक्स पे करना है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है एंड उतने पैसे उस वक्त आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो आप लोन लेने के लिए कहीं अप्लाई करोगे या फिर आपका माइंड आपको बोलेगा कि लेट्स डू अ टैक्स फ्रॉड और इस वजह से गवर्नमेंट को होगा रेवेन्यू का लॉस। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए गवर्नमेंट को टाइमली बेसिस पे अगर पैसे आते रहे तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। So some genius suggested let us introduce the concept of TDS, tax deducted at source. Tax is basically आपका income tax, deducted is basically काट लेना and source is जहां से इनकम अर्न हो रही है ना वहीं से आप टैक्स काट लो। बेसिकली जब भी कोई इनकम अर्न की जाएगी तो उसका एक स्मॉल पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जिसकी ये एक्चुअली इनकम है। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस पर्सन की जिसके वो पैसे अब है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एम्प्लॉई की सैलरी में से एक टैक्स पोर्शन काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करे ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। सैलरी के केस में ये एक मंथली इनकम होती है, इसीलिए हर महीने टीडीएस काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दिया जाता है। बट इन केस ऑफ अदर इनकम्स लाइक प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज या फॉर इंस्टेंस लॉटरी क्यों ना हो, इनका कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है महीने में 10 बार हो या कुछ महीने में ये हो ही ना। तो इसीलिए जब भी ये अर्न की जाएगी तब इसमें टीडीएस कट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा होगा। नाउ दैट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीडीएस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट एज अ होल। ये हर एक पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पेमेंट्स डिफाइन कर रखी है कि जब भी ये पेमेंट्स होंगी तभी आपको टीडीएस काटनी है, लेकिन काटनी किस किस को है। सो भले ही आप एक कंपनी हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो, भले ही आप एक ट्रस्ट हो, आपको टीडीएस हमेशा काटना है। हालांकि इंडिविजुअल और एचयूएफ को कुछ छूट दी गई है बिकॉज वो थोड़े छोटे बिजनेसेस होते हैं। छूट ये है कि अगर आपने पिछले साल अपनी टैक्स ऑडिट करवाया है यानी आपकी टर्नओवर थोड़ी अच्छी खासी है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करना है। आपको दो डेट कंपेयर करनी है और इन दोनों में से जो डेट पहले आती है उस डेट को आपको टीडीएस डिडक्ट करनी है। पहली डेट वो है कि जब आप उसको पेमेंट करते हो और दूसरी डेट जब आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करते हो कि हाँ इस पर्सन को मुझे पेमेंट देना है। सो इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर उस डेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस समझने के लिए 3 चीजों को समझना पड़ेगा, नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट एंड टीडीएस रेट। नेचर ऑफ पेमेंट यानी क्या, यानी जो आप पेमेंट कर रहे हो वो किस रीजन से कर रहे हो। वो या तो सैलरी हो सकती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, उसके अलावा वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो सकती है, रेंट हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, कमीशन हो सकता है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या किसी ने लॉटरी जीती है तो आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, ये हो सकता है। दिस इज नेचर ऑफ पेमेंट। उसके अलावा थ्रेशोल्ड लिमिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट डिसाइड कर रखी है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो अगर वो इस लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। हाउएवर कुछ केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट फिक्स ही नहीं कर रखी है, यानी अगर आप 1 रुपए की पेमेंट भी करते हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके अलावा ज्यादातर जो लिमिट फिक्स की है वो एनुअल लिमिट है, यानी अगर पूरे साल में एक पर्सन के साथ आप इससे ज्यादा पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। बट कॉन्ट्रैक्टर एज ऑफ नाउ एक इकलौता ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर 2 लिमिट फिक्स की गई है, एक है सिंगल पेमेंट की लिमिट और एक है एनुअल टर्नओवर की लिमिट। यानी कि अगर मैं उसके एक सिंगल पेमेंट कर रहा हूं तो वो 30,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर एक पेमेंट नहीं बल्कि उसके साथ मेरी मल्टीपल पेमेंट्स है तो सारी पेमेंट्स मिलाकर 1 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा की हो रही है तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस का कोई एक यूनिवर्सल रेट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेमेंट एंड
आप पेमेंट एक रेसिडेंट को कर रहे हो या नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, देयर आर डिफरेंट रेट्स फॉर ईच नेचर ऑफ पेमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते टाइम आप टीडीएस काट रहे हो तो देयर आर टू रेट, 1% अगर सामने वाला एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अदरवाइज 2%। किस नेचर ऑफ पेमेंट की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसका क्या टीडीएस रेट है फॉर रेसिडेंट, फॉर नॉन रेसिडेंट, 14 मई के बाद क्या रेट है फॉर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये सारी चीज मैंने इस चार्ट में कंपाइल की है और ये चार्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस एक्सप्लेनेशन और इस चार्ट से साफ हो गया कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको कभी भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द सेम टाइम आप अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हो जो बिजनेस कर रहा हो और लास्ट ईयर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए तो आपको भी किसी के टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन एंड यहां पर भी ऐसे एक्सेप्शंस है। अगर आप जो रेंट पे कर रहे हो वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जो मार्च महीना है उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है, जिसकी डिटेल भी इस चार्ट में मेंशन है। उसके अलावा अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके अलावा एक न्यू टाइप ऑफ टीडीएस आया है, टीडीएस ऑन विड्रॉवल ऑफ कैश, यानी अगर आप 20 लाख तक कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं है। अगर आप जो विड्रॉ कर रहे हो वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है और लास्ट 3 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न आपने भर रखे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अगर आपने 3 साल के रिटर्न नहीं भर रखे हैं लेकिन आप जो विड्रॉ कर रहे हो वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। एट द सेम टाइम अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हो तो डजंट मैटर आपने रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है, आपको 2% टीडीएस पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्चुअल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज ये पे करते हो 50 लाख से ज्यादा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। टीडीएस पेमेंट एंड टीडीएस रिटर्न फाइलिंग दो अलग चीजें हैं। टीडीएस पेमेंट जो है वो मंथली करनी होती है एंड टीडीएस रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली करनी होती है। टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 7 तारीख 7th एंड टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है जो क्वार्टर खत्म होता है अगले महीने की लास्ट डेट। क्वार्टर 1 है अप्रैल में जून का तो 31st ऑफ जुलाई यानी अगले महीने की लास्ट डेट। देयर इज एन एक्सेप्शन ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च की जो पेमेंट करनी है वो 7 अप्रैल को नहीं 30 अप्रैल तक की जा सकती है। एट द सेम टाइम जो रिटर्न फाइलिंग है क्वार्टर 4 का जिसकी ड्यू डेट होनी चाहिए थी 30 अप्रैल वो एक्चुअली 31st मई है। ये मेरा एक फ्रेंड है जो बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर है एंड उसकी सैलरी में से हर महीने टीडीएस डिडक्ट होता है, बट उसे ये नहीं पता कि ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है इसका रिफंड भी लिया जा सकता है। यानी साल के एंड में आप अपना आईटीआर भरिए एंड अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है तो डिफरेंस अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाती है। जब ये उसे नहीं पता था एक बैंकर होके तो देयर आर चांसेस कि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है। So guys, you need to file your income tax return every year. सपोज किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना था एंड फॉर सम रीजन मैंने वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या अब इस डिफॉल्ट से बचने का कोई तरीका है? द आंसर इज यस। अगर वो पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है एंड उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें वो लिखता है कि जिस पेमेंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं की उस पेमेंट को इन्होंने अपनी इनकम कैलकुलेट करते टाइम आईटीआर में कंसीडर किया है तो आपके ऊपर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगी। सपोज मुझे जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है उसने मुझे अपना पैन कार्ड ही नहीं दिया तो उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो होगा एट द रेट ऑफ 20% और जो एक्चुअल रेट है ऑफ टीडीएस विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लॉटरी है तो लॉटरी का टीडीएस रेट इज 30%, तो अगर उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो भी आपको 30% डिडक्ट करना है। अनदर एग्जांपल इज कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर है और इंडिविजुअल है तो टीडीएस रेट इज 1%, लेकिन अगर वो पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सो ऑल इन ऑल आई लाइक टू कंक्लूड लाइक दिस कि हर पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड लिस्ट दी है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। उसके बाद हमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी है कि क्या जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है। इफ यस तो ही मुझे टीडीएस काटना है एट द रेट जो डिफाइन किया हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी एक चार्ट में प्रोवाइड की है आपको और जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वी विल आंसर टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक।